Hello friends, good evening. Happy World Tuberculosis Day to all of you. पर ईयर 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे का सेलिब्रेशन 1882 में एक साइंटिस्ट थे, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर रॉबर्ट कोच। उन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। तब से टीबी का ट्रीटमेंट जो है बहुत आसान हो गया था और तभी से वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, हालांकि 2000 के आसपास जो है ट्यूबरक्लोसिस से एक टाइम पर बहुत ज़्यादा पेंडेमिक डिजीज हो गई थी, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ थी। जैसे ये जो है एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है फैलती थी, या कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कफ निकालता था, स्पुटम उसका निकलता था, तो उससे पर्सन टू पर्सन फैलते थे। स्पुटम के थ्रू जो है उसके बैक्टीरिया एयर में आ जाते थे और एयर के थ्रू पर्सन टू पर्सन को अफेक्ट करते थे। तो ये जो है कोविड से पहले अगर हम देखें तो लगभग 10 साल तक ट्यूबरक्लोसिस जो है बहुत तेज़ी से फैलता था। अगर हम बात करें 2000 से लेकर के और 2020 तक, तो जो है ये लगभग 66 मिलियन पर्सन जो है ट्यूबरक्लोसिस से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जब कोविड आया तो उसका जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जो ट्यूबरक्लोसिस डे है वो 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आज हम बात करेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली क्या होता है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं और क्या क्या हम मेजर्स अपनाएं जिससे कि हम ट्यूबरक्लोसिस से बच सकें, ट्यूबरक्लोसिस ना हो। और हाँ, जो प्रोग्राम चल रहे हैं बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसका ये लक्ष्य है, ये गोल है कि 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह से इरेडिकेट कर देना है, पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस पूरी तरह से ख़त्म हो सके, तो हम इसको एक पीपीटी के माध्यम से देखते हैं। तो अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस इज अ पोटेंशियली फेटल कंटाजियस डिजीज। कंटाजियस डिजीज मीन्स होता है इन्फेक्शियस डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। दैट कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। बट इट इज़ मेनली एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, लेकिन ये बेसिकली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। उसके बाद अगर उसे अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली अगर बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है और ये ग्रीक वर्ड है ट्यूबरकिल और दूसरा है ओसिस। ट्यूबरकिल मीन्स होता है राउंड नोड्यूल्स, मीन्स ये बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पर टर्म दिया गया है ट्यूबरकिल, और ओसिस मीन्स होता है कंडीशन। तो इसी से मिलकर बना है ट्यूबरक्लोसिस। अब अगर हम बात करें कास्टिव एजेंट की, तो मेनली जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये ह्यूमन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, काज करता है, और जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस है वो एनिमल्स में काज करता है। हालांकि अदर बैक्टीरिया भी हैं बट मेनली जो है वो यही बैक्टीरिया है। अदर बैक्टीरिया में जैसे माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी, ये जो है अदर बैक्टीरियाज हैं जो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नॉन माइकोबैक्टीरियम जीनस भी हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम एबियम, माइकोबैक्टीरियम एशियाटिकम। तो ये सारे हैं जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। अब अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो ये ग्राम पॉजिटिव है, मीन्स स्लाइटली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, साथ ही साथ ऑब्लिगेट एरोब्स है और नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है, मीन्स ये स्पोर फार्मेशन नहीं करता है। साथ ही साथ नॉन मोटाइल रॉड से बैक्टीरिया है, मीन्स इसमें फ्लैजेला वगैरह नहीं पाए जाते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट कर सके। साथ ही साथ ये मेजोफिल होता है और इसका जो शेप साइज होता है वो दिया हुआ है यहाँ पर, मीन्स 0.2 to 0.6 इंटू 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है, और इसका जो स्लो जनरेशन टाइम होता है 15 to 20 आवर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो सेल होती है वो लिपिड रिच होती है, माइकोलिक एसिड कंटेन होती है। इसी वजह से इसमें जो हम स्टेनिंग करते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए वो एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं, ना कि ग्राम स्टेनिंग से ये नहीं पता चल पाता। इसके लिए अलग से स्पेशल स्टेनिंग है, एसिड फास्ट स्टेनिंग करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की,
तो जैसा कि हमने अभी बताया कि जो बेसिकली ये एक बॉडी के किसी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, पर बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करता है। पहले लंग्स का इन्फेक्शन है, तो अगर लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि लंग्स के लिए टर्म यूज किया गया है पल्मोनरी। तो इसमें प्राइमरी डिजीज भी हो सकती है, सेकेंडरी डिजीज भी हो सकती है। और दूसरा, जो अगर लंग्स को छोड़ के हमारे बॉडी किसी अदर बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रहा है तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जो कि लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ अपर एयरवेज हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्केलेटन हो सकता है, लाइक हिप टीबी, हमारी स्पाइन की टीबी मीन्स पॉट्स स्पाइन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ जेनाइटो यूरिनरी टीबी हो सकता है, मिलेरी टीबी हो सकता है, पेरिकार्डियल टीबी हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी हो सकता है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, पर बेसिकली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है। अगर हम स्प्रेड की बात करें तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसका स्प्रेड जो है कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, मीन्स जिस भी माध्यम से स्पुटम बाहर आएगा तो पर्सन टू पर्सन में एयर के कांटेक्ट में आ गया स्पुटम, और उससे एयर के थ्रू पर्सन टू पर्सन में फैलता था, बहुत तेज़ी से फैलता है अभी भी। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, तो इसीलिए हम इसे इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो उसको परसिस्टेंट कफ आता है, मीन्स खांसी पर्सन को लगातार आती रहेगी, साथ ही साथ चेस्ट पेन फील होगा, और कफिंग विद ब्लडी स्पुटम, मीन्स इसे हम बोलते हैं हेमोप्टिसिस, मीन्स कफ के साथ ब्लड आना, स्पुटम के साथ ब्लड आना, साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यूरिन डिस्कलरेशन, क्लाउडी एंड रेडिश यूरिन, फीवर विद चिल, मीन्स फीवर आएगा और ठंडी लगेगी कपकपाहट के साथ, और फटीगनेस फील होती है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं ट्यूबरकुलोसिस की। अगर हम और बात करें पैथोफिजियोलॉजी में तो सबसे पहले क्या होगा कि एक जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, मीन्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करेगा, जो हम इनहेल करेंगे, जैसे कि अभी हमने बताया कि एयर में आ जाता है, तो अगर एयर में स्प्रेड हो गया है और फिर जब हम इनहेल करेंगे तो इनहेलेशन के थ्रू क्या होगा कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर करेगा। जब इसकी एंट्री हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर बेज में जब पहुंचेगा तो वहाँ जाके क्या करेगा, जो हमारी माइक्रोफेजेज होती हैं, माइक्रोफेजेज को जो है अफेक्ट करेगा, माइक्रोफेजेज को जो है अफेक्ट करेगा, और अफेक्ट करने से क्या होगा कि वहाँ पर क्या होगा कि मल्टीप्लाई करेगा माइक्रोफेजेज बैक्टीरिया जो है। जब माइक्रोफेजेज के अंदर बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि जो एक्जुडेट है उसका एक्युमुलेशन होने लगेगा एल्वियोलाई में, और ब्रांको निमोनिया क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रांको निमोनिया। जब ब्रांको निमोनिया क्रिएट हो जाएगी, और ये क्या करेगा, पहले एक एल्वियोलाई में जो माइक्रोफेजेज हैं उन्हें अफेक्ट करेगा, फिर उनमें मल्टीप्लाई करते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो ब्रस्ट हो जाएंगी, और ये कैसे वहाँ एग्जिस्ट कर जाता है। तो इसका ये है कि जो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो जैसे बेसिकली क्या होता है, जब फाइगोसोम्स और लाइसोसोम्स इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तभी जो है माइक्रोफेजेज वर्क करेंगे और इसे किल कर पाएंगे। पर क्या होता है, उसके फ्यूजन को ये रोक देता है, फाइगोसोम्स और लाइसोसोम्स के फ्यूजन को। इस वजह से क्या होता है कि फाइगोसाइटोसिस नहीं हो पाती और ये वहाँ पर आसानी से मल्टीप्लाई करता रहता है। तो मल्टीप्लाई करता रहेगा माइक्रोफेजेज के अंदर, और वो ब्रेस्ट होती रहेंगी, एल्वियोलाई रप्चर होती रहेंगी। उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेनुलोमैटस लीजन क्रिएट हो जाएगा। जब ग्रेनुलोमैटस लीजन क्रिएट होगा मीन्स कैसियस नेक्रोसिस हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे अगर ग्रो करेगा तो वहाँ पर कैल्सिफिकेशन भी होने लगेगा, और इम्यून सिस्टम अगर सप्रेस हो रहा है तो दोबारा से भी इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ लिपिड जो है उसकी वजह से क्या होगा, लिपिड के लिक्विफाइज की वजह से जो है ब्लड स्ट्रीम में जो है या अदर आर्गन में भी स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ जो है कफ या स्पुटम में बैक्टीरिया आना शुरू हो जाएंगे। तो कफ या स्पुटम की वजह से अगर बैक्टीरिया आएंगे तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी इफेक्ट करेंगे, और अगर स्प्रेड ब्लड में आ गया या अदर आर्गन को इफेक्ट करता है तो इस वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो यही वजह है कि जो है ट्यूबरकुलोसिस से पर्सन की डेथ होती है।
तो बेसिकली क्या होता है कि सीधे सीधे अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझें तो हमारे एयर वे में एंटर किया, एंटर करने के बाद हमारे लंग्स एल्वियोलाई में पहुंचा और जो वहाँ की माइक्रोफेजेज हैं उनके अंदर गया और जो वहाँ पर फाइगोसोम्स और लाइसोसोम्स का जो फ्यूजन है उसको ये ब्रेक कर दिया, मीन्स इनहिबिट कर दिया। इनहिबिट होने की वजह से जो माइक्रोफेजेज का फाइगोसाइटोसिस एक्शन था वो प्रिवेंट हो गया। एक्शन जब प्रिवेंट हो गया तो वहाँ से अच्छे से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ग्रेनुलोमेटस लीजन क्रिएट कर दिया। ग्रेनुलोमेटस लीजन क्रिएट करने की वजह से क्या हुआ कि कहीं कहीं पर क्या होगा कि थोड़ी अगर रिकवरी हो रही है तो कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम हमारा वीक है तो दोबारा से दूसरी माइक्रोफेजेज को ये अफेक्ट करेगा और साथ ही साथ इस तरह से हमारी जो है एल्वियोलाई रैप्चर होती रहेंगी। और जो लिपिड का जो लीजन है उसका लिक्विफिकेशन, लिपिड मीन्स जो माइकोलिक एसिड वगैरह है उसकी लिक्विफिकेशन की वजह से, लीजन के लिक्विफिकेशन की वजह से ब्लड स्ट्रीम में भी बैक्टीरिया आ जाएगा, अदर बॉडी पार्ट को भी अफेक्ट करेगा। इस वजह से जो है पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और क्या होगा कि जब पर्सन कफिंग करेगा उसके स्पुटम में भी बैक्टीरिया आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैलने के चांसेस रहेंगे। तो ये बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। अगर टाइप्स की बात करें तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये 2 टाइप्स की होती है। प्राइमरी मीन्स बेसिकली पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अगर हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होता है, बेसिकली यही होता है, उसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मीन्स अदर देन लंग्स, अगर किसी बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रहा है तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है वे 2 टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मीन्स प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि इसमें पहले से इंडिविजुअल को कोई इन्फेक्शन नहीं रहता है मीन्स ट्यूबरक्लोसिस का, और अचानक से हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। ये चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं या गॉन्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसी की पैथोफिजियोलॉजी अगर हम डिटेल में देखें तो गॉन्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये उस नाम पर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लीजन फार्मिंग आफ्टर इन्फेक्शन इज पेरिफेरल एंड एक्कम्पनीड बाय हाइलर व्हिच मे नॉट बी डिटेक्टेबल ऑन चेस्ट रेडियोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, पहले जो है लंग्स के पेरीफेरी पार्ट में इन्फेक्शन क्रिएट होता है, उसके बाद में हाइलर रीजन में आता है। अगर हम चेस्ट रेडियोग्राफी करते हैं मीन्स एक्सरे वगैरह करते हैं तो हमें अच्छे से फाइंडिंग नहीं मिलती है। अगर हम सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इसमें यह पहले से इंडिविजुअल को इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक हो गया होगा, फिर दोबारा से री इन्फेक्शन हो गया या क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो सेकेंडरी टाइप की ट्यूबरक्लोसिस होती है। अब अगर हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी, तो बेसिकली क्या होती है 80% के केसेस में जो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, और चाहे वो मतलब प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। 20% पेशेंट में अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, मीन्स उन्हें पहले हुआ होगा ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से जैसा कि अगर ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया आ गया तो अदर बॉडी पार्ट को अफेक्ट वो कर सकता है। तो जैसा कि हमने बताया था लिम्फ नोड में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या हो सकता है, ट्यूबरकुलस लिम्फोएडेनाइटिस हो सकता है, मीन्स जो लिम्फ नोड है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। और क्या हो सकता है, हमारे अपर एयरवेज में ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, मीन्स फेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस, इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो। साथ ही साथ जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। स्केलेटन में ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, लाइक हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में या स्पाइन वगैरह में हो सकती है। साथ ही साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, और जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो सकती है, ट्यूबरकुलोमा भी हो सकता है, तो ये हमारे हो सकते हैं। साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, मीन्स जो हमारे हार्ट हैं वहाँ पर भी हो सकता है। साथ ही साथ मिलियरी या डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ क्या है कि जो है लेस कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो हमारी जैसे कि अगर हम बात करें तो कंजक्टिवाइटिस जो हमारे हैं, मीन्स हमारे आईज एरियाज में लेस कॉमन ट्यूबरक्लोसिस होती है। ऐसे अदर बॉडी पार्ट भी हैं, वहाँ पर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में आता है। अब अगर हम जैसा कि अभी बता रहे थे पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, तो हमारे अगर क्या है कि लंग्स एरियाज में होता है और वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, 2 तरह से हो सकते हैं, तो इसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। उसको छोड़ के अदर किसी बॉडी पार्ट में होता है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। अब डायग्नोसिस की अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया था कि इसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से इसमें जो स्पेशल स्टेनिंग करते हैं वो जिल्स नील्सन स्टेनिंग, जिसे हम AFB स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेनिंग। साथ ही साथ जो है
इसमें स्पुटम कल्चर करते हैं, स्पुटम कल्चर करते हैं, उसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं, उसके तरीके उससे हम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ रेडियोग्राफी अगर करें, चेस्ट एक्सरे करें तो उसके थ्रू हमें पता चल सकता है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन की वजह से भी पता चल सकता है। ट्यूबरकुलोसिन स्किन टेस्ट करते हैं, उसकी वजह से भी हमें पता चल सकता है। ट्यूबरकुलोसिन स्किन टेस्ट का अगर हम देखें तो इन ड्यूरेशन जो उसका है डायमीटर का, अगर लेस देन 6 है तो वो निगेटिव होता है, उसमें हमें कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हाँ चाहे तो प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं, पर वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है वैक्सीनेशन की। अगर 6 से ग्रेटर है बट 15 से लेसर है तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी है ट्यूबरकुलिन का प्रोटीन का, और इसमें जो है प्रीवियसली ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें भी BCG हम देते नहीं हैं इसमें भी, क्योंकि कोई खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर मोर देन 15 है तो उसमें क्या होता है, स्ट्रांग हाइपर सेंसिटिविटी है ट्यूबरकुलोसिन प्रोटीन के साथ, और इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और साथ ही साथ कीमोथेरेपी वगैरह देते हैं। और हाँ, जो BCG का इंजेक्शन है, अब तो बच्चा जब से पैदा होता है तुरंत ही सबसे पहला जो फर्स्ट वैक्सीन दी जाती है वो ट्यूबरकुलोसिस की ही दी जाती है। तो वैसे तो जन्म से ही लगा होता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब अदर बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम CBC करवाते हैं, ब्लड सेल काउंट करते हैं और अदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू किस टाइप के ट्यूबरकुलोसिस है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर की बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जिससे हम ट्यूबरकुलोसिस से बच सकते हैं, तो सबसे पहले मास्क का यूज करें, BCG वैक्सीन लगाएं, साथ ही साथ रेगुलर मेडिकल फॉलोअप करें। मीन्स जो मेडिकेशन, क्योंकि इसका ड्यूरेशन होता है कि इतना भी ट्यूबरकुलोसिस की मेडिकेशन है उसको फॉलो ही करना है। अगर कोई पर्सन नहीं फॉलो करता है तो उसको दिक्कत हो जाती है। साथ ही साथ आइसोलेशन ऑफ पेशेंट से दूर रहें, पेशेंट से आइसोलेट करके रहें। अगर खुद पेशेंट हैं तो दूसरे हेल्दी पर्सन से दूर रहें, उसे ना अफेक्ट करें। साथ ही साथ वेंटिलेशन मेंटेन करके रखें, नेचुरल सनलाइट लें, साथ ही साथ UV जर्मिसाइडल इरेडिएशन का यूज करें, जिसकी वजह से जो आपके बॉडी से बैक्टीरिया अगर निकलें भी तो वो किसी न किसी तरह से किल हो जाएं, ना कि हमारे इन्वायरमेंट में आके दूसरे पर्सन को अफेक्ट करें। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ये मीन्स पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, इम्यूनाइजेशन, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है, ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें कि वैक्सीन की, तो सबसे पहले BCG वैक्सीन, BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलाई कालमिटी ग्यूरिन। ये जो है इसकी वैक्सीन थी और फर्स्ट ये यूज हुई थी 1921 में। तो इसकी 80% लगभग एफिकेसी है और इससे जो प्रोटेक्शन है वो 15 to 20 ईयर का प्रोटेक्शन इससे होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के लिए अगर बात करें ट्यूबरकुलोसिस के, तो फर्स्ट लाइन की जो ड्रग है वो आइसोनियाजिड देते हैं, रिफाम्पिन देते हैं, रिफापेंटिन देते हैं, रिफाब्यूटिन देते हैं, एथेम्ब्यूटाल देते हैं या पायरानिजामाइड देते हैं। तो फर्स्ट लाइन की ड्रग है। सेकंड लाइन के ड्रग देते हैं साइक्लोसेरिन, एथनियोनामाइड, लेवोफ्लेक्सिन। तो ये सारी ड्रग्स हैं जो सेकंड लाइन के ड्रग हैं, तो देते हैं। अब अगर हम बात करें डोजेज की, तो बेसिकली रेजिमेन में देते हैं डोजेज इसमें। मींस इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूस फेज। इंटेंसिव मतलब इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज में जो ड्रग चलती है वो जो है 2 मंथ के लिए होती है, और जो कंटिन्यूस फेज में वो 4 मंथ के लिए ड्रग चलती है। इसमें अलग अलग ड्रग चलती हैं तो देते हैं, जैसे कि अभी हम आपको रेजिमेन में दिखा रहे हैं। तो जो अब इसमें है क्या, इंडिकेशन के बेसिस पर कि इसमें कल्चर पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसा केस है, उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली जो 2 मंथ के लिए ड्रग्स होती है उसमें जो बेसिक ड्रग होती हैं, आइसोनियाजिड होती है, साथ ही साथ जो हमारी रिफाम्पिसिन होती है, और साथ ही साथ जो है पायरानिजामाइड होती है, और एथेम्ब्यूटाल होता है। तो ये जो है 2 मंथ के लिए चलता है इनिशियल फेज में। अगर कंटिन्यूस फेज की बात करें 4 मंथ के, तो इसमें 2 ड्रग्स बेसिकली चलती हैं, वो है आइसोनियाजिड चलती है और दूसरा चलती है रिफाम्पिसिन। तो ये ड्रग चलती हैं और इसमें बेसिकली ड्रग डिसाइड करते हैं कि हमारा स्मेयर कैसा आया है, इन्वेस्टिगेशन कैसा है, उसके बेसिस पर। अब एक ट्रीटमेंट इसमें होता है डॉट्स। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। इसमें क्या करते हैं, द डॉट्स मीन्स दैट आर ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर आर अदर डिजिग्नेट इंडिविजुअल प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, वॉच द पेशेंट सैलो एवरी डोज। मीन्स पेशेंट को पूरी तरह से पेशेंट की मीन्स एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है जो पेशेंट को निगरानी में रखता है और उसको टाइम टू टाइम ड्रग देता है, तो और देखता है कि पर्सन ने ड्रग लिया या नहीं लिया। तो उस तरह से इसमें हम देते हैं। तो साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होने की वजह से भी हो सकता है। मीन्स कोई पर्सन है जो एक ही ड्रग काफ़ी टाइम से ले रहा है, तो बैक्टीरिया क्या होता है
कि उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है और उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा लेनी चाहिए और हाँ, टाइम टू टाइम डॉक्टर की सलाह लेते हुए और दवा को चेंज करते रहना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है एटलीस्ट आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन के भी, तो जो कि मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग हैं, अगर उन्हीं के प्रति उसने क्या कर लिया कि रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। साथ ही साथ ट्यूबरक्लोसिस और HIV अगर किसी पर्सन को एक साथ हो गया है दोनों चीज़ें, तो और ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि वायरस जो है बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज करने लगता है, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है और तेज़ी से फैलने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो जाती है। हालांकि तो इसमें क्या है, अगर कोई पर्सन पहले से वैक्सीनेटेड है तो उसको उतनी दिक्कत नहीं होती, अदरवाइज ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अगर हम एपिडेमियोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो क्या होता है कि लेटेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं। मीन्स किसी को HIV है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो उसको TB होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को कोई ऐसा पर्सन है जिसको HIV का इन्फेक्शन है तो उसको प्राइमरी इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस का भी हो सकता है। मीन्स इम्यून सिस्टम वीक था, बैक्टीरिया ने डायरेक्ट आके अटैक कर दिया, ये रीअकरेंस ऑफ TB का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी पर्सन को क्या है HIV भी है और ट्यूबरक्लोसिस भी है तो उसकी डायग्नोसिस हम जो है चेस्ट एक्सरे से कर सकते हैं, पर हमें लेस कैविटेशन देखने को मिलेगा और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है मोर कॉमन हमें देखने को मिलेगी। अगर स्पुटम कल्चर वगैरह करवाते हैं, मीन्स AFB स्टेनिंग करवाते हैं, तो उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।